हमारी प्यारी जलपरी। महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियां। उससे भी नीचे जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां था डीप सी किंगडम। वहां के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहां के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियां काफी नहीं थीं। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी और वो कहती थी सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन व्हेल से मिलने गई। हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई न जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी। डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन। महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ,
सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सीशोर पे लाती है। उठ जाओ, प्लीज उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहां आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया। मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है। बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सी किंगडम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था। उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो। तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते। एरियल ने पलटकर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं। उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए, बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी। तुम्हारे 2 पैर निकल आएंगे। बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था,
फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले 2 दिन बीत गए। अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकालने। और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया जिसमें एरियल की आवाज कैद थी और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच। एक वक्त की बात है, बहुत दूर एक जगह में 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनके नाम थे के और क्रेडा। के और क्रेडा ने एक रोज लगाए अपने आंगन में, अपने प्यार की निशानी मानकर। ये रोजेस उनके साथ ही बड़े होंगे। ठंड का मौसम था और सब तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी और उसी के साथ वक्त आ गया था क्रेडा की दादी माँ से मजेदार कहानियां सुनने का। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है? बहुत दूर से, दादी माँ ने जवाब दिया और शुरू करी अपनी कहानी। एक देश था, बर्फ ही बर्फ सब तरफ। वहां की रानी अकेली रहती थी अपने आइस कैसल में, जो उसका खुद का बनाया हुआ था। ये स्नो क्वीन बहुत सुंदर थी और साफ भी,
बिल्कुल बर्फ की तरह। पर स्नो क्वीन दिल से दुष्ट थी और आइस कैसल में कई सारे राज छुपा रखे थे। उनका आइसी मिरर भी एक जादुई मिरर था। इसी में वो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है सब देख सकती थी। तभी ग्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन खिड़की से उन्हें देख रही है। के दादी माँ, देखो स्नो क्वीन खिड़की पे। अरे कोई बिल्ली होगी ठंडी से परेशान। दादी माँ, क्या स्नो क्वीन यहाँ आ सकती है? आने दो, मैं उसे फटाक से चिमनी में डाल दूंगा, पिघल के पानी हो जाएगी वाटर क्वीन। अपने आईसी मिरर में स्नो क्वीन ने देखा कि के क्या बोल रहा था। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और वाटर क्वीन बनाओगे? मेरे आइस स्पार्कल्स, जाओ, मेरी शक्ति से इस लड़के को ढूंढो। उसका दिल और आंखें मुझे चाहिए। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। स्नो क्वीन ने अपने आइस स्पार्कल्स को यह ऑर्डर दिया। धीरे से एक बर्फीला तूफान ग्रेडा के घर की तरफ तेजी पकड़ने लगा और आइस स्पार्कल्स उसी के साथ जा रहे थे। बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए के ने खिड़की खोली। ग्रेडा तभी चिल्लाई, के नहीं। पर देर हो चुकी थी। मेरी आंखें, कुछ घुस गया आंखों में और दिल में, क्या है ये सब? और तभी आइस स्पार्कल्स ने स्नो क्वीन का काम कर दिया था। उसकी आंखों और दिल में चोट लग चुकी थी और के बदल चुका था। ग्रेडा ने पूछा कि क्या हुआ, पर वो उस पे पलट के चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं, परेशान मत करो। ये पहली बार था कि के ने ग्रेडा से बदतमीजी से बात करी। ग्रेडा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। के अगली सुबह भी बदतमीजी से बात कर रहा था। जब वो अपना स्ले निकाल रहा था, ग्रेडा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो वापस उस पे भड़क गया। वो स्ले पे चढ़ के चला गया। ग्रेडा उस तक नहीं पहुंच पाई। अचानक उसके सामने स्नो क्वीन आ गई और के उसके पीछे जाने लगा। ग्रेडा कुछ भी ना कर सकी क्योंकि वो गायब हो गए। स्नो क्वीन उसे अपने आइस कैसल ले जा रही थी। ग्रेडा खिड़की पर उसकी राह देखती रहती। दिन, महीने गुजर गए और ठंड का मौसम भी गया, पर के नहीं आया। खुद कुछ करने की चाह से ग्रेडा निकल पड़ी अपने दोस्त को ढूंढने, साथ में सिर्फ दादी का दिया हुआ मिरर लेके। बहादुर ग्रेडा ने रास्ते में हर एक जन को पूछा अगर उन्होंने के को देखा है। घूमते फिरते वो नदी तक पहुंची। आसपास उसे कोई नहीं दिखा जो उसे के बारे में बता पाए। उसने नदी से पूछा पर कोई जवाब नहीं आया। इतने में सिंक्रो आया उसके पास और बोला, नदी के पास है जवाब तुम्हारे लिए, पर पहले उसे एक गिफ्ट देना होगा। ग्रेडा ने अपना फेवरेट नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। तभी एक जादू सा हुआ और एक बोट हाजिर हो गया। ग्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया है और ये रिटर्न गिफ्ट दिया है। उसके चढ़ते ही बोट खुद चलने लगी। बोट जाके किनारे रुकी। यहाँ एक सीक्रेट गार्डन था जिसमें फूल ही फूल थे, रंग बिरंगे। इतना सुंदर गार्डन उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर कुछ गड़बड़ थी, इन फूलों में खुशबू नहीं थी।
गार्डन की दूसरी तरफ से एक औरत उसकी तरफ आ रही थी। ये गार्डन की ओनर थी। कैसी हो प्यारी बेटी? मुस्कुरा के उसने पूछा और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके गार्डन के फूलों में खुशबू फिर से आ रही है। I'm so sorry, मैं आपकी परमिशन के बिना आ गई। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम आई। कई साल से कोई नहीं आया मेरे गार्डन में। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? ग्रेडा ने कहा कि वो अपने दोस्त के को ढूंढ रही है, पर उन्होंने कहा कि ग्रेडा से पहले यहाँ सालों तक उसने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऐसा है तो मुझे फिर से रोड पे जाना चाहिए। मुझे के को जल्द से जल्द ढूंढना है। फ्लावर लेडी नहीं चाहती थी कि वो कहीं जाए, इसलिए उसने एक झूठ बोला। क्या नाम बताया? के? शायद देखा है मैंने उसे। ग्रेडा ने उसे सब कुछ बताया और जब फ्लावर लेडी ने स्नो क्वीन का नाम सुना वो भड़क गई। स्नो क्वीन? उसका तो नाम भी ना लो। उसकी वजह से मेरे फूलों की खुशबू चली गई थी। फिर अचानक से उन्हें मन हुआ कि वो ग्रेडा के बाल बनाए। ग्रेडा को समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने जिद की। ग्रेडा को ये नहीं मालूम था कि वो एक जादुई कंघी थी। इस कंघी की वजह से ग्रेडा सब कुछ भूल गई, सिर्फ खुशियां याद थी। फ्लावर लेडी बुरी नहीं थी, उसने ये अच्छी नीयत के साथ किया था। जब वो अपनी नींद से उठी, ग्रेडा को कुछ याद नहीं रहा। वो यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कुछ भी नहीं। फिर उसे 2 रोजेस दिखे फ्लावर वुमेन के हाथ में और कुछ याद आने लगा। प्यार के आगे कौन सा जादू चलेगा। उसे नहीं पता कि कितना वक्त वो वहां सोई, पर उसकी प्यारी यादें वापस आ गई थी। वो फिर से नदी की तरफ गई और बोट तो वहीं थी, पर कहाँ जाना है ये पता नहीं था। तभी एक क्रो उसके पास आया, मानो वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, और ग्रेडा उसके पीछे पीछे चल दी और वो पहुंचे आइसी सी में। वहीं पे एक पायरेट शिप पे जाके वो क्रो बैठ गया। ग्रेडा धीरे से उस शिप तक पहुंची। तो ये शिप से पहुंचूंगी मैं क्वीन के कैसल? अचानक कुछ पायरेट्स वहां आ गए और उनमें से एक पायरेट गर्ल ने ग्रेडा से बात की। तुम वहीं जाओगे जहां हम जाएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त स्नो क्वीन कोशिश कर रही थी कि के अपना पास्ट भूल जाए। काफी कुछ तो वो भूल गया, पर ग्रेडा उसके सोच से नहीं जा रही थी। बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। पायरेट गर्ल को जब के की कहानी ग्रेडा से मालूम चली, उसने कहा कि उसे भूल जाए क्योंकि उसका निकलना इम्पॉसिबल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। पायरेट गर्ल को यह जिद अजीब लग रही थी। एक्चुअली वो चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे, उसकी फ्रेंड बनकर, पर ग्रेडा जिद की पक्की थी। उसे बचाना ही है मुझे, चाहे जो करना पड़े। उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए पायरेट गर्ल को ग्रेडा की यह जिद बहुत अच्छी लगी और वो उसके साथ हो गई। अगली सुबह वो उसके लिए एक रेनडियर लेके आई। ये पूरे स्नो किंगडम की फास्टेस्ट रेनडियर थी और वो ग्रेडा को रास्ता दिखाएगी। प्रॉमिस करो कि तुम उस स्नो क्वीन को पकड़ोगी और मेरी शिप को भी बचाओगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आऊंगी। ग्रेडा रेनडियर पे जा रही थी। उसे पहले पता करना था कि स्नो क्वीन को हराना कैसे है।
और रेनडियर उसे ये भी बताने वाली थी। काफी चल के वो नॉर्थ पोल पहुंचे। वहां पे उन्हें एक ओल्ड मैन मिले। तो तुमने वो मिरर तोड़ दिया है ना? क्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें मिरर के बारे में कैसे मालूम, पर उसे ये पता था कि वो सही जगह आई है, तो उसने उनको वो मिरर दिखाया। तो मैं स्नो क्वीन को इससे ही हरा दूंगी। ये तो मैजिक मिरर है, इसमें सच दिखता है, सिर्फ सच। अगर सच कहीं भी छुपा हो तो भी दिखाता है। प्यार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ नहीं होता, इसलिए असली ताकत तो हम सब में है, प्यार की ताकत। इनकी बदौलत क्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो क्वीन कौन थी। अगर वो सच दिखा दे तो वो उसे हरा भी सकती है, क्योंकि पहले स्नो क्वीन भी एक अच्छी लड़की थी, प्यार से भरपूर। जहां भी वो छूती फूल खिल जाते थे और उसकी स्माइल में सूरज जैसी चमक थी। वो एक बहुत खुश लड़की थी। उसका नाम था लाइला, पर सबको लगता था कि वो कोई जादूगरनी है, इसलिए उसके साथ कोई खेलता या बात भी नहीं करता था। अकेलेपन ने उसकी खुशी छीन ली। उसे अपने आसपास सभी लोगों से नफरत होने लगी और एक दिन उसने एक विश की। जो भी मुझे परेशान करेगा वो आइस बन जाएगा। और फिर उसने अपना आइस कैसल बनाया, सबसे दूर, अकेले, खुशियों से भी दूर। क्रेडा स्नो कैसल में पहुंची और वहां उसे दिखा के आइस स्कल्पचर बनाते हुए। के तुम यहाँ हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम भूल गए मुझे, मैं ग्रेडा। के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर पहचाना नहीं। यहाँ मौजूद हर चीज की तरह इसका दिल भी आइस बन चुका है। ग्रेडा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। छोड़ो इसे, ये मेरा है। मैं तुम्हें भी आइस का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। उसे याद आया। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आया। गुस्से में स्नो क्वीन ने अपना वॉन्ड तेजी से घुमाया और उससे निकली खतरनाक कर्स ऑफ आइस। तभी क्रेडा ने अपना मिरर निकाला और वो कर्स उससे टकराकर गायब हो गया। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के मिरर में देखा और उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसमें उसे दिखा लाइला का चेहरा। अचानक स्नो क्वीन अपने प्यारे से रूप में बदल गई। वो लाइला बन गई। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं फिर से आजाद हो गई। बाय बाय। के और ग्रेडा एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों रोजेस की तरह जो उनके आंगन में हैं।